बच्चों आज हम लोग अपनी एमसीक्यू सीरीज़ में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं एग्जाम्पलर बुक से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ इन एक्सीलरेटेड मोशन। कहा गया है एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, सीधे चल रहा है और एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। पहला ऑप्शन लिखा है इट्स स्पीड कीप चेंजिंग, तो क्योंकि एक्सीलरेशन हो रहा है और कहा गया सीधी रास्ते पर चल रहा है, तो सीधी रास्ते पर चल रहा है इसका अंदर उसकी डायरेक्शन तो नहीं बदल रही है। फिर एक्सीलरेशन कैसे हो सकता है? एक्सीलरेशन होने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक्सीलरेशन के लिए दो चीज़ें होती हैं, या तो उसकी स्पीड बदल जाए, है ना, या फिर तो डायरेक्शन बदल जाए। अब डायरेक्शन यहाँ बदल नहीं रही क्योंकि वो सीधी रास्ते पर चल रहा है, इसका मतलब क्या बदलेगा? फिर उसकी स्पीड बदलेगी। ठीक है, तो इट्स स्पीड कीप चेंजिंग, ये सही बात है। सेकंड कहा गया है इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। अब देखो वेलोसिटी में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, मैं ज़रा इसको हटा दूँ। वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्पीड और डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी में दो चीज़ें कंसीडर करी जाती हैं, एक तो स्पीड और डायरेक्शन। इन दोनों में से कुछ भी बदल गया तो समझ लो वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि भाई डायरेक्शन तो बदल ही नहीं रही, सीधे चल रहे हैं, तो क्या बदल रहा होगा? स्पीड बदल रही होगी। पर स्पीड डायरेक्शन में कुछ भी अगर बदल गया तो इसका मतलब वेलोसिटी बदल गई। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। ठीक है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। ओके, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट है, इसको पहले हटा दूँ। नेक्स्ट कहा गया है इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम अर्थ। एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है, बॉडी स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, तो कहा गया इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम अर्थ। अब देख लीजिए, मान लीजिए अर्थ ये है, ठीक है, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल ऐसे मोशन करते हैं, ठीक है, या ऐसे मोशन करते हैं तब भी तो एक्सीलरेशन पॉसिबल होता है। ऐसा तो है नहीं कि जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ ऐसे जाएं तभी एक्सीलरेशन हो। एक्सीलरेशन तो आप हॉरिजॉन्टल मोशन करते तब भी हो सकता है ना, तो बॉडी ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम अर्थ, तभी ये एक्सीलरेशन हो पाएगा। ये गलत बात है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आखिरी ऑप्शन पढ़ते हैं, ए फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। देखिए, जब भी कोई बॉडी एक्सीलरेशन करती है तो उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा होता है, बिना फोर्स के एक्सीलरेशन हो नहीं पाता है। तो ये बात भी ठीक है, उस पर फोर्स लग रहा होगा तभी एक्सीलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ए सही है, बी सही है, डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पर? सी वाला, तो टिक कर देंगे सी को। तो यहाँ का कौन सा सवाल, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला, फर्स्ट का सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन, और ऑप्शन में लिखा ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ये गलत बात है। एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर लगते हैं। अगर ये बॉडी फर्स्ट है और ये बॉडी सेकंड है, ये इस पर फोर्स लगा रही है एक्शन फोर्स, तो ये इस पर लगाएगी उतना ही रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो अलग अलग बॉडी पर लगते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन जो है इनका गलत हो गया। नेक्स्ट कहा गया है ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, ये ठीक है, पहली बॉडी दूसरे पर लगाती है, दूसरी बॉडी पहले पर लगाती है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बट डिफरेंट डायरेक्शन में। कहा गया है हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन सेम नहीं होती, डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो सी गलत हो गया। नेक्स्ट है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, किसी भी बॉडी पर लग सकता है परपेंडिकुलरली, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलरली, तो ये भी गलत है। किसी भी बॉडी पर नहीं, दोनों बॉडीज़ पर लगता है, पहला दूसरे पर लगाती है, दूसरी बॉडी पहले पर लगाती है। ठीक है, ए बॉडी बी बॉडी पर लगाती है और बी बॉडी ए बॉडी पर लगाती है रिएक्शन फोर्स। जो एक्शन लगाएगा दूसरी बॉडी पर, दूसरी बॉडी पहले पर रिएक्शन फोर्स लगाएगी और इक्वल फोर्स लगाएगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो सही जवाब इसका हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल pulls his hands backward after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to, और फिर ऑप्शंस लिखे हुए। तो कहा गया एक गोलकीपर फुटबॉल के गेम में गोल को बचाने के लिए जो है गेंद को हाथों से रोकता है, और जब गेंद उसके हाथ में आ जाती है तो हाथ को वो पीछे की तरफ हाथों को लेके जाता है और गेंद को धीरे धीरे रोकता है। ऐसे ही आपको जब थ्योरी पढ़ाई गई थी तो क्रिकेट में भी बताया गया था कि कोई क्रिकेटर गेंद को कैच करता है, बॉल को कैच करता है, तो हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है और धीरे धीरे गेंद को रोकता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हम जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अब आप बताइए, अगर हम गेंद को रोक रहे हैं तो धीरे धीरे उसका मोमेंटम घटा रहे हैं, उसका मोमेंटम रिड्यूस कर रहे हैं, है ना, तो उसका मोमेंटम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये जो मोमेंटम है चेंज हो रहा है, धीरे धीरे गेंद रुक रही है ना।
अगर हम तुरंत से उसको रोकेंगे तो टाइम बहुत कम लगेगा, टाइम डिनोमिनेटर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा हमारे हाथों पर जब हम गेंद को हाथों में पकड़ते हैं फिर धीरे धीरे हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं और गेंद धीरे धीरे रुकती है। इससे होता है क्या है कि टाइम बढ़ जाता है, चेंज ऑफ मोमेंटम लंबे समय में होता है। और जब ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, जब ये डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा, रिडक्शन ऑफ मोमेंटम में जो समय लग रहा है वो बढ़ जाएगा। तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर बढ़ने से क्या होगा, ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू कम आ जाएगी। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम आती है, तो फोर्स कम लगेगा हाथों पर। और क्या कहें कि जो मोमेंटम का चेंज है वो धीरे धीरे होगा, मोमेंटम धीरे धीरे घटेगा, घटेगा तो बॉल तो रुकेगी ही बट धीरे धीरे रुकेगी, इससे हमारे हाथों पर फोर्स कम लगेगा। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ और अब ऑप्शन देखते हैं। कहा गया दिस एनेबल्स द गोलकीपर टू एक्सर्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, वो गेंद पर ज़्यादा फोर्स लगा लेता है इस प्रकार से। ये गलत बात है, गेंद पर तो हम उतना ही जो है उसको रोकने का प्रयास करते हैं बट धीरे धीरे उसको रोकते हैं। सेकंड कहा गया रिड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स। ठीक है, जब गेंद हमारे हाथ पे लगती है और हम हाथ को पीछे की तरफ ले जाते हैं और धीरे धीरे उसको रोकते हैं तो इससे हमारे हाथों पर फोर्स कम लगता है, बॉल के द्वारा हमारे हाथों पर फोर्स कम महसूस होता है। नेक्स्ट कहा गया रिड्यूस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। तो कहा गया था कि गोलकीपर फुटबॉल के गेम में जो गोल को बचाने के लिए जब गेंद को पकड़ता है तो हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, इससे क्या होता है, दिस इनेबल्स द गोलकीपर टू एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन द बॉल। तो ये बात गलत है, वो लार्ज फोर्स नहीं लगाता, फोर्स तो रोकने के लिए इतना लगाना है उतना लगा रहा होता है, पर पीछे की तरफ हाथ खींचने से क्या होता है, अब आगे ऑप्शन पढ़िए, इट रिड्यूसेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स। इससे गेंद जो हमारे हाथों पर फोर्स लगा रही होती है वो कम महसूस होता है, ये बात ठीक है। नेक्स्ट कहा गया इंक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट कहा गया डिक्रीजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो जब हम गेंद को धीरे धीरे रोकते हैं हाथों को पीछे ले जाते हुए तो टाइम बढ़ जाता है, F इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन टी, और जब टाइम बढ़ जाएगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो होगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा मोमेंटम। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है, तो सही हो जाएगा बी और डी। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बट जब डी ऑप्शन को अगर आप टिक मार देते हैं तो उससे बी अपने आप कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा सही डी को मानेंगे, क्योंकि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा तो अब बताइए F इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन टी है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब ही है कि फोर्स डिक्रीज हो गया हाथों पर। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहा गया था इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज द स्पीड, टू डिक्रीज द स्पीड, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट, टू डिसलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन। इनर्शिया क्या करता है, किसी भी बॉडी को अपनी अवस्था में ही बनाए रखना चाहता है, किसी भी बॉडी की इनर्शिया की वजह से वो बॉडी अपने आप को खुद जिस अवस्था में उसी में ही रखना चाहती है, दैट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो सही जवाब इसका हो जाएगा सी, मतलब जो बॉडी रेस्ट में वो रेस्ट में रहना चाहती है, जो मोशन में वो मोशन में रहना चाहती है, रेजिस्ट करती है खुद में किसी चेंज को। चलिए अगला सवाल कहा गया है ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस ए कॉइन। एक पैसेंजर चलती हुई ट्रेन में बैठा है, ठीक है, ही टॉसेस ए कॉइन, वो एक कॉइन को उछालता है, विच फॉल्स बिहाइंड हिम, जो कि उसके पीछे गिरता है। फिर इट मीन्स दैट, इससे क्या पता चलता है मोशन ऑफ द ट्रेन कैसा है, ये ऑप्शन में दिए गए। अब जरा आप ध्यान से समझिए, जब हम चलती हुई ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन की जो स्पीड या वेलोसिटी होती है वही हमारी भी वेलोसिटी होती है, क्योंकि हम बैठे हुए हैं, खुद से मोशन तो कर नहीं रहे। ट्रेन जिस स्पीड से चल रही होगी हमारी भी चलने की स्पीड वही होगी। अगर ट्रेन रुकी हुई है तो हमारी भी स्पीड 0 है, अगर ट्रेन चल रही है तो हमारी भी स्पीड उतनी ही है। ठीक है, और जब ट्रेन मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और हम बैठे हुए हैं तो हमारी स्पीड भी उतनी ही मानी जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। हमारे हाथ में कॉइन है, उसकी स्पीड भी उतनी ही मानी जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। पर जब हम कॉइन को उछाल देंगे तब कॉइन हवा में आ गया, अब वो ट्रेन के भी कांटेक्ट में नहीं है और ना हमारे कांटेक्ट में, वो हवा में आ गया। अब अगर ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा देती है तो कॉइन पीछे की तरफ गिरेगा, अगर ट्रेन अपनी स्पीड घटा देती है तो ट्रेन पीछे रह जाएगी, कॉइन आगे की तरफ गिरेगा, और ट्रेन की स्पीड सेम रहती है तो कॉइन हमारे हाथ में ही आके गिरेगा। तो उन्होंने कहा कि कॉइन पीछे की तरफ गिरा, इसका मतलब ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, इसका मतलब ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा रही थी, इसका मतलब ट्रेन एक्सिलरेटेड मोशन में थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, एक्सिलरेटेड मोशन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कहा गया है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 किलोग्राम इज स्लाइडिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना दिया भैया, 2 किलोग्राम,
ओके, एंड इट्स मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इसकी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे स्लाइड कर रहा है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अब हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी से चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहे, तो हमें इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो देखो भैया, जब हम फोर्स लगाते हैं तो F बराबर ma, मास तो जो है वही रहेगा, बट फोर्स लगाने से क्या होगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा। पर यहाँ पर हमने क्या बोला है? हम तो सेम वेलोसिटी चाहते हैं, हम एक्सीलरेशन नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? एक्सीलरेशन जीरो रहे। एक्सीलरेशन जीरो कब रहेगा? जब फोर्स उस पर 0 न्यूटन लगे, क्योंकि अगर हमने फोर्स लगा दिया तो एक्सीलरेशन हो जाएगा, बट हम एक्सीलरेशन नहीं चाहते ना। हम तो चाहते हैं कि जो वेलोसिटी उसकी है बॉडी की उतनी ही रहे। इसका मतलब हम बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए, रॉकेट जो होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए ये रॉकेट को मैं थोड़ा सा रफली ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, तो रॉकेट जब नीचे से लॉन्च कर दिया जाता है तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है? फ्यूल बर्न होता है, और उसकी अनबर्न्ड गैसेस जो होती है, उससे जो जेट निकल रहा होता है, ये जेट पीछे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, और ये जेट पीछे की तरफ मूव करता है, और ये जेट रॉकेट को ऊपर की तरफ पुश करता है, और ये रॉकेट की मोशन है वो आगे की तरफ। तो इनिशियली तो रॉकेट भी रेस्ट में था, जेट भी मान लीजिए नहीं ही था, बट फाइनली जब जेट का मोमेंटम पीछे की तरफ होगा तो रॉकेट का मोमेंटम आगे की तरफ होगा, ताकि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पहले का और बाद का कंजर्व्ड रहे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो जेट होगा वो पीछे की तरफ जाएगा, और जो रॉकेट होगा वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ए वाटर टैंकर फिल्ड अप टू 2.3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक वाटर टैंकर है, वो अपनी हाइट पूरा नहीं भरा है, 2/3 भरा हुआ है। ठीक है, एक वाटर टैंकर है, मान लीजिए ये। ठीक है, और उससे पानी इतना भरा हुआ है, मान लीजिए इतना, यहाँ तक 2.3 हाइट तक। ठीक है, और क्या कहा गया है? इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। ये आगे की तरफ चल रहा है, ये वाटर टैंकर आगे की तरफ चल रहा है। तो वाटर का टैंकर आगे की तरफ चल रहा है एंड सडनली अप्लाइड द ब्रेक्स, और ब्रेक लगाता है। तो बताइए, आपको जब कॉन्सेप्ट चल रहे थे तो बताया गया था अगर कोई मूविंग ट्रेन में या मूविंग बस में बैठा हो और बस अचानक से रुक जाए, तो जो जो पैसेंजर्स हैं उनको आगे की दिशा में फोर्स एक्सपीरियंस होता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी तो आगे की तरफ जाने की हैबिट में थी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। गाड़ी आगे की तरफ जा रही थी तो पैसेंजर भी आगे की तरफ मोशन कर रहे थे, बट गाड़ी में तो ब्रेक लग गई, गाड़ी रुक गई, तो पैसेंजर आगे की दिशा में झटका खाते थे। सेम यहाँ पर भी होगा कि पानी जो है इतनी हाइट तक भरा हुआ था जो टैंकर में, पर टैंकर जो है रुक गया क्योंकि ब्रेक लगी, ब्रेक लगने से गाड़ी रुक गई। पर जो पानी है वो आगे की दिशा में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, पानी आगे की दिशा में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, पानी जो है आगे की दिशा में उस पर ऐसे फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या कहें कि द वाटर इन द टैंक वुड मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे बात को। मैं इसको हटा देता हूँ, तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा बी। ओके, सही जवाब हो गया बी। तो यहाँ पर एग्जाम्पलर में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप सभी लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। हालांकि थोड़े ही क्वेश्चन थे, बट अभी हम लोग एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन इस बार ले रहे हैं। आगे जब अदर बुक्स के क्वेश्चंस लेंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी इतने ही क्वेश्चन इसमें थे, सारे कंप्लीट हो गए हैं, आप समझ गए होंगे। और ये सीरीज़ के बाकी चैप्टर्स के वीडियोज़ भी आपने देखे होंगे, और आगे आने वाले चैप्टर्स के वीडियोज़ भी आप देखेंगे। इफ़ दिस इज़ यूजफुल टू यू, then please like this video and share with your friends also. Thanks for watching.